दोस्तों, हम अपने चैनल में रामायण, महाभारत और सभी प्राचीन और प्रसिद्ध कहानियां डालने वाले हैं। अगर आपको इन कहानियों में रुचि है तो अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। पद्मावती ने बुढ़िया को फटकार कर कपूर से उजली अपनी 10 उंगलियों की छाप द्वारा तुम्हें ये बताने की कोशिश की है कि तुम शुक्ल पक्ष की 10 चांदनी रातों तक प्रतीक्षा करो। 10 दिन बिताकर मंत्री पुत्र ने उस बुढ़िया को फिर पद्मावती के पास भेज दिया। मेरे हृदय पर महावर लगी अपनी 3 उंगलियों से आघात किया। पद्मावती ने महावर लगी 3 उंगलियों की छाप छोड़कर यह सूचित किया है कि वह अभी 3 दिन तक राजमहल में रहेगी। पूरा दिन वह बुढ़िया के साथ हंसती मुस्कुराती बातें करती रही। जल्दी भागो यहाँ से, ये पागल हाथी जंजीरें तोड़कर लोगों को कुचलता हुआ भागा जा रहा है। तब पद्मावती ने उस बुढ़िया से कहा, राजमार्ग को एक हाथी ने रोक रखा है, उससे तुम्हारा जाना उचित नहीं है। मैं तुम्हें रस्सियों से बंधी एक पीढ़ी पर बैठाकर उस बड़ी खिड़की के रास्ते नीचे बगीचे में उतरवा देती हूँ। उसके बाद तुम पेड़ के सहारे बाग की चारदीवारी पर चढ़ जाना और फिर वहाँ से दूसरी ओर के पेड़ पर चढ़कर नीचे उतर जाना, फिर वहाँ से अपने घर चली जाना। बुढ़िया पद्मावती द्वारा बताए हुए उपाय से घर लौट आई और सारी बातें ज्यों की त्यों राजकुमार और मंत्री पुत्र को बता दी। तब उस मंत्री पुत्र ने राजकुमार से कहा, मित्र, तुम्हारा मनोरथ पूरा हुआ। उसने युक्तिपूर्वक तुम्हें रास्ता भी बतला दिया है, इसलिए आज ही शाम को तुम वहां जाओ। राजकुमार ने वैसा ही किया। बुढ़िया के बताए हुए तरीके द्वारा वह चारदीवारी पर चढ़कर पद्मावती के बगीचे में पहुंच गया। वहां उसने रस्सियों से बंधी हुई पीढ़ी को लटकते देखा, जिसके ऊपरी छज्जे पर राजकुमार की राह देखती हुई कई दासियां खड़ी थीं। ज्यों ही राजकुमार पीढ़ी पर बैठा, दासियों ने रस्सी ऊपर खींच ली और वह खिड़की की राह से अपनी प्रिया के पास जा पहुंचा। मंत्री पुत्र ने जब अपने मित्र को निर्विघ्न खिड़की में प्रवेश करते देखा तो वह संतुष्ट होकर वहां से लौट गया। अंदर पहुंचकर राजकुमार ने अपनी प्रिया को देखा। पद्मावती का मुख पूर्ण चंद्र के समान था, जिससे शोभा की किरणें छिटक रही थीं। पद्मावती भी उत्कंठा से भरी राजकुमार के अंग लग गई। अनंतर राजकुमार ने गांधर्व विधि से पद्मावती के साथ विवाह रचा लिया और कई दिन तक गुप्त रूप से उसी के आवास में छिपा रहा। कई दिनों तक वहां रहने के बाद एक रात को उसने अपनी प्रिया से कहा, मेरे साथ मेरा मित्र बुद्धि शरीर भी यहाँ आया है। वह यहाँ अकेला ही तुम्हारी धाय के घर में रहता है। मैं अभी जाता हूँ, उसकी कुशलता का पता करके और उसे समझा बुझाकर पुनः तुम्हारे पास आ जाऊंगा। यह सुनकर पद्मावती ने राजकुमार से कहा, आर्यपुत्र, यह तो बतलाइए कि मैंने जो इशारे किए थे उन्हें तुमने समझा था या बुद्धि शरीर ने? मैं तो तुम्हारे इशारे बिल्कुल भी नहीं समझा था। उन इशारों को मेरे मित्र बुद्धि शरीर ने ही समझकर मुझे बताया था। यह सुनकर और कुछ सोचकर पद्मावती ने राजकुमार से कहा, ये बात इतने विलंब से कहकर आपने बहुत अनुचित कार्य किया है। आपका मित्र होने के कारण वह मेरा भाई है। पान पत्तों से मुझे पहले उसका ही स्वागत सत्कार करना चाहिए था। ऐसा कहकर उसने राजकुमार को जाने की अनुमति दे दी। तब रात के समय राजकुमार जिस रास्ते से आया था उसी से अपने मित्र के पास गया। पद्मावती से उसके इशारे समझाने के बारे में राजकुमार को जो बातें हुई थीं, बातों बातों में वह सब भी उसने मंत्री पुत्र को कह सुनाई। मंत्री पुत्र ने अपने संबंध में कही गई इस बात को उचित न समझकर इसका समर्थन नहीं किया। इसी बीच रात बीत गई। सवेरे संध्या वंदन आदि से निवृत्त होकर दोनों बातें कर रहे थे। तभी पद्मावती की एक सखी हाथ में पान और पकवान लेकर वहां आई। उसने मंत्री पुत्र का कुशल मंगल पूछा और लाई हुई चीजें उसे दे दी। बातों बातों में उसने राजकुमार से कहा कि उसकी स्वामिनी भोजन आदि के लिए उसकी प्रतीक्षा कर रही है। पल भर बाद वह गुप्त रूप से वहां से चली गई। तब मंत्री पुत्र ने राजकुमार से कहा, अब देखिए, मैं आपको एक तमाशा दिखाता हूँ। यह कहकर उसने एक कुत्ते के सामने वह भोजन डाल दिया। कुत्ता वह पकवान खाते ही तड़प तड़प कर मर गया। यह देखकर आश्चर्यचकित हुए राजकुमार ने मंत्री पुत्र से पूछा, यह कैसा कौतुक है?
अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे नए एपिसोड से अपडेट रहें। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।